है। यानी कि किसी भी तरह से अगर आपने सरकार के खिलाफ लिखा, जिसमें अगर सरकार को लगे कि ये देश के खिलाफ है, तो वो आपके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवा सकती है। दरअसल राजद्रोह के कानून पर आज से नहीं बल्कि कई सालों से सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस शासन रहा हो या बीजेपी। असल अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय इस कानून को एक ऐसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि लोगों की आवाज को दबाया जा सके। सरकार के खिलाफ उठती उन आवाजों को दबाने का काम किया गया जो सरकार को असहज महसूस करवाती हों और उनसे सवाल करती हूं। मनमोहन बना मोदी सरकार का आंकड़ा क्या कहता है वो भी आपको दिखाते हैं। साल 2010 से 2014 के बीच मनमोहन सरकार में 3,762 व्यक्तियों पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था, जबकि 2014 से 2020 के बीच की बात करें, मोदी सरकार में कुल 7,136 लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज हो चुका है। साफ है कि इस कानून का इस्तेमाल किस तरह से होता है वो आपको समझ आ रहा होगा। 2010 से 14 के बीच हर साल औसतन 62 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2014 से 20 के बीच हर साल औसतन 80 मामले दर्ज हुए हैं। अब ये तो दर्शाता है कि पिछले कुछ वर्षों में इस कानून का प्रयोग ज्यादा हुआ है और इसके कारण ही इसका विरोध भी उतना ही ज्यादा। आईपीसी में धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा है। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है या फिर ऐसी बातों का समर्थन भी करता है तो उसे उम्र कैद या 3 साल की सजा हो सकती है। जानकारी से मौजूदा दौर के हिसाब से अप्रासंगिक कहते हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो इसकी गवाही देने के लिए काफी हैं। और ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में इसका इस्तेमाल राजनीतिक वजहों से ज्यादा हुआ। केंद्र सरकार की एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB। ये एजेंसी 2014 से 124A के तहत दर्ज हुए केस, गिरफ्तार हुए लोगों को दोषी साबित हुए आरोपियों का डेटा तक रखती है। और ताजा आंकड़े 2019 के आपको बताते हैं। NCRB का डेटा बताता है कि 2014 से 19 के बीच 124A के तहत 326 केस दर्ज हुए हैं। इनमें 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन महज 10 पर दोष साबित हो चुका। अब देखिए, 2014 में 47 मामले दर्ज हुए, गिरफ्तारियां 58 हुई, लेकिन दोषी कितने साबित हुए? महज 1। ऐसे ही 2015 में जब 73 गिरफ्तारियां हुई तब केस दर्ज हुए 30 और कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ। 2016 में 35 केस दर्ज हुए हैं, 48 गिरफ्तारियां हुई और 1 व्यक्ति महज दोषी साबित हुआ। 2017 में यह आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आया। 228 गिरफ्तारियां हुई इस कानून के तहत, 51 केस भी दर्ज हुए, लेकिन 4 लोगों ने महज जिन्हें दोषी माना गया वो सिर्फ 4 लोग थे। 2018 में ऐसे ही 56 गिरफ्तारियां हुई, 70 केस भी दर्ज हुए, लेकिन 2 दोषी साबित हुए। 2019 में आप देख रहे हैं 96 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 93 केस दर्ज हुए और 2 दोषी साबित हुए। कुल मिलाकर देखेंगे 326 केस दर्ज हुए, 559 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और महज 10 लोग इसमें दोषी साबित हुए। ये तो दिखाता है कि राजद्रोह के कानून का किस तरह से उपयोग होता है या किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जब ज्यादा लोग छूट रहे हैं तो मतलब साफ है कि मुकदमा गलत तरीके से दायर हुआ। गलत मुकदमे दायर इसलिए होते हैं क्योंकि गलत मुकदमे दायर करना आसान है और ऐसा करने पर कोई सजा नहीं मिल रही है। कानून में गलत मुकदमे दर्ज करने वाले पुलिस वालों, शिकायतकर्ताओं को सजा देने का प्रावधान है, लेकिन उसका भारत में इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए मनमाने तरीके से FIR भी हो सकती है और बाद में निरस्त भी हो जाती है। राजद्रोह को लेकर एक और दिलचस्प बात है जो हम आपको बताते हैं। पिछले 5 सालों में सरकार के निशाने पर सबसे ज्यादा कौन रहा? युवा। पिछले 5 साल में 124A के तहत राजद्रोह के इसी कानून के तहत जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई उनमें से ज्यादातर 18 से 45 साल की उम्र के बीच है। ये बात सरकार ने खुद राज्यसभा में लिखित जवाब में बताई थी और इसमें आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से मामले दर्ज हुए हैं। 2015 में 18 से 30 साल की उम्र के बीच के लोगों पर 29 मामले दर्ज हुए, लेकिन 30 से 45 साल की उम्र के बीच के भी 32 केस दर्ज हुए हैं। 2016 में 18 से 30 साल के बीच 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 30 से 45 साल के बीच 24 गिरफ्तारियां हुई हैं। 2017 में 18 से 30 साल के बीच की उम्र के 137 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में 30 से 45 साल की उम्र के 62 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। ऐसे ही अगले साल 2018 में 18 से 30 साल की उम्र के बीच 32 गिरफ्तारियां हुई।
30 से 45 साल की उम्र का आंकड़ा देखें तो 22 गिरफ्तारियां हुई। 2019 में 18 से 30 साल के आयु वर्ग के बीच के 55 लोग गिरफ्तार किए गए। 30 से 45 उम्र के इसी कानून के तहत 33 लोग गिरफ्तार किए गए।